तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओवर पावर एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम एक नए और तगड़े मामला को स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ओल्ड मैन खड़ा था। वो कहता है, हेवंस का यह कैसा भाग्य है। मैं नहीं जानता कि ये मैजिकल मिरर इस लड़के को मुझे क्यों दिखा रहा है। चलो देखते हैं। और वो जब उस मैजिकल मिरर पर क्लिक करता है तो वो मिरर एमसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, जहां पर एमसी फाइट कर रहा था। एमसी को फाइट करता देख वो ओल्ड मैन कहता है, इसकी जिंदगी कितनी खराब है। और गाइज, हमारा एमसी था वुडांग सेक्ट का आउटर डिसाइपल येओन चुंगवू। फाइट करवाने वाला एल्डर एमसी से कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, लड़ाई पर फोकस करो। ये सुनकर एमसी कहता है, सॉरी, और अपने मन में सोचता है, मैंने शायद किसी की तो आवाज सुनी थी। फिर दोबारा एमसी को आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो एमसी इधर उधर देखता हुआ कहता है, हाँ हाँ, किसी की आवाज तो सुनी है मैंने। एमसी को ऐसे अपने आप को इग्नोर करता देख एमसी का अपोनेंट गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की, तुम कमीने। और अटैक करता हुआ कहता है, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। और गाइजूत अटैक को देखकर तो एमसी भी डर चुका था और वो अपने हाथ को आगे वो करता हुआ कहता है, शायद मैं इसे ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन सामने वाला अपोनेंट, जिसका नाम था गाइज युन सिहू, वो नीचे मारता हुआ कहता है, तुमने तो अपने नीचे का एरिया खुला ही छोड़ दिया। और गाइज, नीचे वो इतनी तेज मारता है, एमसी की हालत ही खराब हो जाती है। फिर वो कहता है, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुमने मुझे इग्नोर कैसे करा, आज तो तुम मरोगे। और गाइज, ये भी वुडांग सेक्ट का आउटर डिसाइपल था। आज भी एमसी को ऐसे मार खाता देख आइट साइड के डिसाइपल्स कहते हैं, ये तो वास्तव में कच्चा है। लेकिन कुछ भी कहो, इसकी मार खाने की क्षमता कमाल की है। दूसरे डिसाइपल्स भी कहते हैं, हाँ हाँ, तुम सही कर रहे हो। डिसाइपल्स को ऐसे अपनी बेइज्जती करता देख एमसी अपने मन में सोचता है, मार खाता हुआ, ये कमीने मेरे बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो अभी इनके सामने ही खड़ा हूँ। पर इनको क्या लगता है, क्या मैं ऐसे मार खाता ही रहूंगा? नहीं, मैं अटैक भी करूंगा। और एमसी अटैक कर देता है, लेकिन युन सियू एमसी के सारे अटैक को डोज कर लेता है और एमसी के पैरों के सामने अपना पैर अड़ाकर एमसी को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन एमसी कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेता है। गाइज, पीछे से युन सियू एमसी से कहता है, तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम कचरे। ये सुनकर तो गाइज एमसी को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करता हुआ कहता है, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। लेकिन युन सियू तो गाइज एमसी के अटैक को डोज कर लेता है और कहता है, क्या तुमने क्या कहा, तुम जैसा कचरा ताकतवर बनना चाहता है क्या, क्या मजाक है। और फिर गाइज युन सियू एमसी के नीचे आकर ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर एमसी को एक जोर की किक मारता है, जिसके कारण तो गाइज एमसी बेहोश ही हो चुका था। आइट साइड के डिसाइपल्स एमसी को ले जाने लगते हैं। ऊपर से एल्डर भी ये सब देख रहा था। वो एमसी को देखता हुआ कहता है, इस बच्चे में पोटेंशियल तो है, लेकिन ये नहीं जानता कि प्रोग्रेस कैसे की जाती है, तभी ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। और वो एमसी को ही लगातार देखे जा रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस अरीना के बाहर, जहाँ पर एमसी पड़ा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, मैं बस एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि एक हड्डी और मांस से बना व्यक्ति भी जमीन पर रेंगने के लिए नहीं होता। हम वो तब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, बस एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर। ये मेरा चाइल्डहुड सपना था। इस सपने ने ही मुझे वुडांग सेक्ट में आउटर डिसाइपल बनने के लिए प्रेरित करा। लेकिन मैं टैलेंटेड नहीं था, इस कारण मेरा शुरुआत होते ही मेरा अंत भी हो गया। और उसी समय गाइज वो एल्डर एमसी को उठाने की कोशिश कर रहा था। उठो उठो, मैंने कहा अभी उठो इसी वक्त। लेकिन एमसी कलोट लेता हुआ कहता है, बस थोड़ी देर और। लेकिन वो एल्डर चिल्लाता हुआ कहता है, तुम इतना मार खाने के बाद कैसे सो सकते हो, अभी इसी वक्त मैंने कहा उठो। जब भी एमसी अचानक उठ जाता है गाइज, एमसी को तो अचानक उठता देख आइट साइड के डिसाइपल भी चौंक जाते हैं। और वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, ये लड़का मेरी आवाज को एकदम क्लियर सुन सकता है, इसलिए इतनी जल्दी इसका रिएक्शन आ गया। फिर एमसी इधर उधर देखता हुआ कहता है, मैंने किसी की तो आवाज सुनी थी, शायद मैं अकेला ही हूँ जो इसे सुन सकता है। क्या ये टेलीपैथी है? ये सुनकर तो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, टेलीपैथी अजी घंटा, ये तो मेरी एक स्किल है। फिर एमसी इधर उधर देखता हुआ कहता है, तो आप है कौन? फिर वो कहता है, क्या मैं हूँ जांग सेंग बेंग। और गाइज, ये सुनकर तो एमसी चौंक जाता है और कहता है, क्या? फिर एमसी जांग सेंगफेंग के बारे में बताता है। इस बंदे के बाद बहुत ही ज्यादा टाइटल थे, जैसे रेक टेक टाओइस्ट। और ये बंदा एक एम्परर से लेके एक भिखारी तक को सामान्य तरीके से ट्रीट करता है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ ताओवादी भी है, जिसने पूरे के पूरे वुडांग सेक्ट को फाउंड करा। और इसी बंदे ने ही
टाइची का आविष्कार किया था। फिर एमसी कहता है क्या आप वही है जिसे मैं जानता हूँ? तो वो भी कहता है हाँ हाँ। फिर एमसी ये सुनकर तो कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। ऊपर से ओल्ड मैन एमसी को देखता हुआ कहता है क्या ये तुम्हें मजाक नहीं लगता? तो एमसी हंसता हुआ कहता है काश ये कोई मजाक होता, मुझे लग रहा है कि मैं सच में पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर तो ओल्ड मैन भी चौंक जाता है और हंसता हुआ कहता है अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कोई कचरा बनना चाहते हो या कोई स्पेशल पर्सन। मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, पर लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो? और गाइस एमसी उसी ओल्ड मैन की छोटी मूर्ति बना रहा था पत्थर से। फिर एमसी कहता है मैं तुम्हारी ऊंची मूर्ति देखता हूँ तो मेरी गर्दन दुखने लग जाती है, इसलिए अब ये ठीक है। ये देखकर तो वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है तुम सही में एक फनी पर्सन हो। ये सुनकर एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है आपको शायद बात करना ढंग से नहीं आता, लेकिन आप वही हो ना रेक टेक टाओइस्ट। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी कहता है मैंने बहुत दिनों बाद मेरा ये निकनेम किसी इंसान के मुंह से सुना। फिर एमसी के साइड में एक बंदा आता हुआ कहता है हे तुम, चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है बैटल के लिए। ये सुनकर एमसी भी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर वो बंदा वहां से चला जाता है और एमसी खड़ा होता हुआ कहता है यहाँ पर बैटल्स करवाई जाती है जिसमें ये पता लगाया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन युन सिहू वो मुझे बिना फालतू लड़ाई के लिए चैलेंज करता है सिर्फ पीटने के लिए। लेकिन नहीं, मैं ना तो भागूंगा, मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं बस फाइट करूंगा क्योंकि मैं बस जीतना चाहता हूँ और ताकतवर बनना चाहता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है देखने से तो लगता है कि तुम युन सिहू के बहुत ही ज्यादा चुपते हो। तो एमसी भी पत्थर का ओल्ड मैन का सर उठाता हुआ कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर एमसी उस ओल्ड मैन के सर को देखता हुआ कहता है क्या मैं अजीब नहीं हूँ? आपको ऐसा नहीं लगता? तो वो ओल्ड मैन एमसी को देखता हुआ कहता है नहीं नहीं, तुम बिल्कुल अजीब नहीं हो। और वो एमसी को लगातार देखे ही जा रहा था। वो अपने मन में सोचता है ये लड़का तो मुझे पसंद आ गया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे सर को उछाल रहा है। फिर गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमसी मार खा रहा था और वो युन सेहू एमसी को एक पंच मारकर नीचे ही गिरा देता है। वहां पर खड़ा रेफरी या फिर हम गाइज फाइट करवाने वाला एल्डर भी कर सकते हैं, वो कहता है युन सेहू से तुम लगातार डुअल के अंदर इसको डायरेक्ट हिट नहीं दे सकते। तो युन सियू भी कहता है आई एम सॉरी एल्डर। फिर एमसी एल्डर को देखता हुआ कहता है ये एक खाली धमकी है क्योंकि युन सियू का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनआई डिसाइपल्स भी युन सियू से पंगा नहीं लेते। और एमसी की ऐसी फाइट को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है और तुम ज्यादा तेज मारने की कोशिश मत करो, इससे कि तुम्हारा शरीर ढीला पड़ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बता सकता हूँ कैसे फाइट की जाती है। ये सुनकर एमसी भी कहता है वो कैसे? उसी समय वो फाइट करवाने वाला एल्डर एमसी से कहता है फोकस करो फाइट पे चियोन चुंगुंग। तो एमसी भी कहता है यस सर। और वो दोनों जब फाइट करने को रेडी थे तभी वो एल्डर दोबारा एमसी से कहता है अपनी एल्बो का यूज मत करो, तुम बस बेसिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है 6 सीलिंग एंड 4 क्लोजिंग टेक्निक। ये सुनकर एमसी भी ओल्ड मैन की बात को दोहराता है। फिर एमसी को इस टेक्निक का नाम बोलता देख युन सिहू एमसी से कहता है क्या तुम क्या 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग टेक्निक को परफॉर्म करना चाहते हो? और हंसना स्टार्ट कर देता है और फिर एमसी की तरफ बढ़ जाता है एमसी को मारने के लिए और कहता है अब तुम कैसे बचोगे। उसी समय गाइज वो ओल्ड मैन कहता है एमसी से थोड़ा नीचे झुको और अपने वजन को स्थिर करो। और एमसी ऐसा ही करता है और उस युन सियू के अटैक को गाइज ब्लॉक भी कर लेता है। तभी वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है अपने शरीर को एकदम ग्राउंड के अंदर स्थिर ही कर लो, एकदम बैलेंस। तभी वो ओल्ड मैन दोबारा कहता है एमसी से अपने शरीर को ग्राउंड पे स्थिर करके बैलेंस बना लो और डाउन प्रेस करो। तभी गाइज इसके कारण तो एमसी ने युन सियू का अटैक दोबारा ब्लॉक कर लिया था और वो डाउन प्रेस के कारण युन सियू का पैर ही पकड़ लेता है। ये देखकर तो युन सियू भी चौंक चुका था और वो ओल्ड मैन दोबारा कहता है अपने दोनों का हाथों का यूज करके उसके पैरों को धकेलो। और एमसी भी यही करता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है उसको सामने देखने मत दो और एमसी उसी प्रकार उसे युन सियू के आगे ही आ जाता है। तभी वो ओल्ड मैन दोबारा कहता है सारी के सारी दिशाओं को ब्लॉक कर दो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से। और एमसी कई मुताबिक ये करता है तो युन सियू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है सीरियसली तुम क्या पागल हो गए हो? और एमसी पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो ओल्ड मैन दोबारा कहता है डायनेमिक क्यूआई सर्कुलेशन का यूज करो, इस समय तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना, चलो कर दो। और गाइज
वो था एक फ्लो। उस फ्लो के कारण तो यून सिहू का अटैक एमसी आराम से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर यून सिहू चौंक जाता है। क्योंकि गाइज उस समय एमसी ने 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग टेक्निक यूज करी थी, जिसे देखकर तो डिसाइपल्स चौंक जाते हैं और एल्डर कहता है ये वही है, लेकिन इसकी मूवमेंट अचानक अजीब कैसे हो गई। फिर यून सिहू चिल्लाते हुए एमसी से कहता है ये ओन चुंगू आज तुम नहीं बचोगे। लेकिन वो ओल्ड मैन दोबारा एमसी से कहता है वो तुम्हारे पास आ रहा है, शांत हो जाना। तो एमसी भी कहे मुताबिक एकदम शांत हो जाता है। फिर यून सिहू एमसी पर अटैक करता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कहते हुई मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की, और एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी यून सिहू को अपने दोनों हाथों से हवा में ही रोक देता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है ये अच्छा है, और एमसी यून सिहू को घुमाने लगता है। फिर वो ओल्ड मैन ऊपर से कहता है ये सही है, ये एकदम सही है, लगा तो स्ट्राइक। और गाइस एमसी यून सिहू को ऐसी स्ट्राइक लगाता है कि यून सिहू बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। यून सिहू को ऐसा गिरता देख तो आइड साइड के डिसाइपल्स भी चौंक जाते हैं। और गाइस यून सिहू पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। एमसी अपने हाथों को देखता हुआ कहता है ये वही है 6 सीलिंग और 4 क्लोजिंग टेक्निक। तो वो ओल्ड मैन भी स्माइल करता हुआ कहता है कैसा था ये बताओ बताओ। तो एमसी कुछ होता हुआ कहता है ये तो फकिंग ओसम था, बहुत ही ज्यादा ओसम, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने उसे हरा दिया और ये टेक्निक भी परफॉर्म कर दी। एमसी को इतना कुछ होता हुआ देख एड साइड के डिसाइपल्स भी एमसी के बारे में बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है हा मैं नहीं जानता, लेकिन हेमंस भी यही चाहता है, जब तो हेमंस ने मुझे तुमसे मिलाया। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझसे और भी ज्यादा सीखना चाहते हो? और गाइज एमसी को वो ओल्ड मैन प्रस्ताव दे रहा था। ये सुनकर तो एमसी अपने हाथों से ओल्ड मैन को ग्रीट करता हुआ कहता है यस मास्टर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा फख्र अपने आप पर महसूस कर रहा था। तभी ऊपर से ओल्ड मैन कहता है तुम कमीने, तुम्हारे हाथ क्या दिखावे के लिए हैं? तुमने मुझे किस तरह से बनाया है? मैं जांग सेंगफेन क्या ऐसा दिखता हूँ? फिर एमसी ने जो जांग सेंगफेन की तस्वीर बनाई थी उसके पास एमसी आता हुआ कहता है मास्टर मुझे कुछ पूछना है। तो वो भी कहता है पूछो। तो फिर एमसी पूछता है आग सही में हेवनली रियलम में होना? तो वो भी कहता है हाँ। तो एमसी कहता है तब तो वो एक पैराडाइज होगा जहाँ पर आरामदायक जिंदगी होगी। तो उसका मास्टर कहता है वो तो टट्टी है। तो ये सुनकर तो गाइस एमसी कहता है क्या टट्टी? हाँ। फिर मास्टर दोबारा कहता है वो टट्टी है टट्टी। लेकिन फिर एमसी कहता है आप इमोर्टल ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर मास्टर उस जगह के बारे में बताता है इस जगह पर बोधिधर्मा हमेशा खेत जोतता रहता है और हेवनली डीमन अपनी बास्केट में गटर का पानी ले जाता है। एक बार तो हेवनली डीमन ने शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने नरक से आए साथियों पर गटर का पानी फेंक दिया था। यह सुनकर हेवनली डीमन नाम सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है क्या वही हेवनली डीमन सबसे खतरनाक? फिर एमसी का मास्टर इधर उधर घूमता हुआ कहता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैंने तो कोई सक्सेसर भी नहीं बनाया है और मैं बहुत ही जल्दी मर गया, और देखो तो तही तुम कितने ज्यादा यंग हो, ये बहुत चिंताजनक है। ये सुनकर एमसी को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी एमसी का मास्टर एमसी को देखता हुआ कहता है तुम्हें पोटेंशियल तो है, और ये मिरर पता नहीं कैसे हेवन के बैरियर तोड़कर मुझे तुमसे कनेक्ट करता है। यही रीजन है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा ज्ञान दूंगा। फिर वो एमसी के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था। एमसी को भी ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर एमसी कहता है मास्टर अचानक से आप कैसी कैसी बातें करने लग गए? तभी वो मास्टर जांग कहता है नहीं कल सुबह मिलेंगे। फिर गाइस हमें वुडांग सेक्ट के बारे में बताया जाता है। वुडांग सेक्ट आउटर कोर्ट ये है वो एरिया जहाँ पर मार्शल आर्ट में रुचि रखने वाले डिसाइपल्स आते हैं, और यहाँ पर अमीर घरों के बच्चे भी आते हैं जो कि एक साथ ही ज्वाइन होते हैं। परंतु पहले बेटे के अलावा दूसरे तीसरे और चौथे बेटे का यहाँ पर कोई भी सम्मान नहीं किया जाता। और आपको लगता है कि ये जगह अच्छी है, लेकिन जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी, इसलिए इस जगह पर भी वो विकृतियाँ शामिल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यून सियू को ले लो। वो डेओक पुंग यून क्लेन का फर्स्ट सन है, इसलिए हाई चांसेस है कि उसे उसके क्लैन की सीट मिलेगी, और इसलिए यहाँ के सारे लोग मुझसे हेट करते हैं।
और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो मुझे घूरते हैं। इस प्रकार से एमसी डिसाइपल के बीच में खड़ा होकर अपने मन में सोचता है, युन सिहू वो कमीना मुझसे बदला जरूर लेगा और मेरे पास रिवेंज लेने के लिए आएगा जरूर वो। फिर गाइज हमें वुडांग सेक्टर इनर कोर मेडिकल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युन सिहू बैठा था। पीछे थे हॉल लीडर आता हुआ कहता है, तुम बहुत गुस्सा लग रहे हो, चिंता मत करो, मैं उस लड़के पर एक्शन जरूर लूंगा। और गाइज इस बंदे का नाम था शिन जयुंग। गाइज मैं इसे आगे होल लीडर बुलाऊंगा। युन सिहू होल लीडर से कहता है, नॉर्मल पनिशमेंट से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। लेकिन वो होल लीडर युन सिहू से कहता है, मैं जानता हूँ आप डेओकपुंग क्लैन के सबसे यंगेस्ट सन होना, तो क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो? तो युन सिहू कहता है, हाँ मेरे फादर ने कहा कि वो मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर तो वो एल्डर कुछ होता हुआ अपने जेब से कुछ निकालने लगता है और एक पिल निकालता हुआ कहता है, ये लो। तभी युन सिहू पूछता है, ये क्या है? तो वो एल्डर बताता है, ये मेरी ईमानदारी है आपके क्लेम के प्रति और आपके प्रति, इसे निगल जाइए, ये है एक रियल एलिक्जर। ये सुनकर तो युन सिहू भी खुश हो जाता है और एलिक्जर को निगल जाता है। और गाइस एलिक्जर के युन सिहू के अंदर जाते ही उस एलिक्जर की पावर युन सिहू में आ जाती है और वो गुस्से में कहता है, योन चिंगू अब कैसे बचोगे? फिर गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी की तरफ, जो कि आराम से जंगल के अंदर बैठकर आराम कर रहा था। तभी मास्टर उससे पूछता है, तुम कैसे युन सिहू से जीतोगे? तो एमसी कहता है, हाँ मुझे लगता है कि मेरे पास जीतने का कोई और रास्ता नहीं है। तभी ऊपर खड़ा मास्टर हंसता हुआ कहता है, मुझे भी यही लगा था, तुम दोनों कैसे फाइट करोगे, ज्यादा पॉसिबल चांस है कि वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर तो एमसी मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे परेशान करना बंद करो, क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? तो मास्टर भी कहता है, हाँ एक रास्ता है। तो एमसी खुश होता हो कहता है, रियली? तो मास्टर कहता है, अरे अरे मुझे डराओ मत हो। फिर एमसी मास्टर से पूछता है, जल्दी बताइए वो कौन सा रास्ता है? तो मास्टर कहता है, मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा पॉइजन बनाना। तुम उस कमीने के खाने में पॉइजन को मिला देना, कुछ महीनों बाद वो खुद ही ब खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या पॉइजन? वो भी मेरी खराब स्किल्स के साथ? तभी वो एमसी का मास्टर दोबारा कहता है, देखो अगर मैं तुम्हें टाइची पिस्ट का यूज करने को कहूंगा तो वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा घटिया है, उतने घटिया टाइची पिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर तो एमसी मास्टर की तरफ जीभ निकालने लग जाता है और मास्टर से कहता है, आप तो हेवंस में रहते हैं, तो वहाँ की कोई टेक्निक नहीं है क्या जो कि मेरी इस तकलीफ को फिक्स कर सके? तो मास्टर भी कहता है, तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा एक बेहतरीन टेक्निक। ये सुनकर तो एमसी खुश होता हुआ कहता है, क्या आप सीरियसली मुझे सिखाओगे? तभी मास्टर कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये टेक्निक मैंने खुद ब खुद क्रिएट की है। नहीं नहीं, हाथों को कुछ ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, इस तरीके से। बहुत दिन हो गए ना, इसलिए मैं इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता। लेकिन तभी एमसी वहां से निकलने लगता है तो मास्टर उससे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो एमसी कहता है, शायद मैं इतना छोटा हूँ कि मैं आपकी टेक्निक सीखने के लायक भी नहीं हूँ। तो मास्टर एमसी पर शक करता हुआ सोचता है, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। तभी मास्टर कहता है, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करो और बीच में से घुमाओ, फिर अपने दोनों पाँव फैलाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपनी टेक्निक सिखा रहा हूँ, इसलिए अब तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो। तो एमसी भी बैठता हुआ कहता है, ठीक है, पर अचानक मुझे इतनी ठंड कैसे फील हो रही है? तभी गाइज वो मास्टर एमसी को कुछ देता हुआ कहता है, ये लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा माइंड को कैसे कंट्रोल करा जाता है। और गाइज एमसी के दिमाग में वो मास्टर टेक्निक को भेजने लगता है। जिस टेक्निक का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा हार्ड था और गाइज वो थी एक कल्टीवेशन टेक्निक, जिसके कारण तो गाइज एमसी की हालत ही खराब होने लग जाती है। गाइज ये एमसी के लिए एक इलाइटमेंट की तरह थी, जिसे कि एमसी ग्रहण करने लगता है। और ऊपर से मास्टर कहता है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा एक सही पाथ पर चलने का, इसलिए इस टेक्निक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और गाइज एमसी कल्टीवेशन करने लगता है तो आइट साइड के पत्ते एमसी के आइट साइड घूमना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही वहां पर माहौल शांत होता है, ऊपर से मास्टर कहता है, अब तुम खड़े हो सकते हो लड़के, तुम अभी डेफिनेटली वो टेक्निक सीख चुके हो, ये टेक्निक तुम्हारी बुरी आदतों को छुड़ाने में मदद करेगी। तभी गाइज एमसी जब वो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था तो मास्टर एमसी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि गाइज एमसी के हाथ में एक दाव मार्क बन चुका था, वो भी पत्तों से, जिसे देखकर मास्टर चौंक जाता है और एमसी से कहता है, एक सेकंड रुको, ये तुमने क्या बना दिया? एक बार इसे फिर से बना सकते हो? तो फिर
गाइज एमसी कहता है हाँ इसे एक बार फिर बना सकता हूँ। और गाइज एमसी पत्तों को अपने आइट साइड घुमाने लग जाता है एकदम अलग ही स्टाइलिश वे में, जिसे देखकर तो मास्टर भी चौंक जाता है। फिर गाइज एमसी उन पत्तों को आइट साइड घुमाकर कल्टीवेशन करने लगता है और मास्टर चौंकता हुआ कहता है इम्पॉसिबल, तुमने एनर्जी को अपने आइट साइड गैदर कर लिया अपनी उंगलियों में। फिर मास्टर कहता है अब तुम उस एनर्जी का फ्लो बनाओ एक छोटे से वे में अपनी उंगलियों के द्वारा। तो एमसी भी ऐसा ही करता है और एक वे बनाता है, वे गाइज जैसे कि तरंग मान लो आप। और उस तरंग के कारण जब वो पत्तों को और जब गाइज एमसी अपनी तरंगों को एक पत्ते पर छोड़ता है तो वो पत्ता लाइट की स्पीड से जाता है, जिसे देखकर एमसी और मास्टर दोनों के दोनों ही गाइज चौंक जाते हैं। मास्टर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी मास्टर खुश होता हुआ कहता है चलो और करो, और 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 ये तो अच्छा कर रहे हो तुम, और एक और बार करो। और गाइज ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। मास्टर कहता है इतना काफी है। और गाइज कल्टीवेशन के कारण तो एमसी की शर्ट ही फट चुकी थी और एमसी कई दिनों से पहाड़ पर ही बैठा था। फिर एमसी बैठा हुआ कहता है अब मैं यून चियू को मार सकता हूँ। फिर मास्टर कहता है नहीं, तुम यून चियू को नहीं बल्कि पूरे के पूरे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स को ही मार सकते हो, तुम इतने पावरफुल बन चुके हो। तभी मास्टर कहता है तुमने कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है एकदम मेरी तरह, अब तुमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। तभी मास्टर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि गाइज वो होल मास्टर एमसी को बाहर निकालना चाहता था। एमसी उस होल मास्टर से कहता है मैं भला इस सेक्टर से बाहर क्यों जाऊं। और गाइज एमसी का मास्टर उस होल लीडर के ऊपर गुस्सा कर रहा था। वो होल लीडर एमसी से कहता है अभी तक तुमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा अभी के अभी इस माउंटेन से नीचे उतर जाओ, यहाँ पर कभी मत आना। तो एमसी भी कहता है वो क्यों, क्या ये यून चियू की वजह से है? सही में आप तो बहुत ही ज्यादा भेदभाव कर रहे हो। क्या वुनांग सेक्टर में भेदभाव होता है लोगों के प्रति? ये सुनकर तो गाइज उस होल लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है तुम कमीने, मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया तो इसलिए यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाओ वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा। ये सुनकर तो गाइज एमसी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत कर लेता है और अपने मन में सोचता है मैं इससे बाद में बदला जरूर लूंगा। अच्छा है मैंने वो कल्टीवेशन टेक्निक सीख ली, इसलिए मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकता हूँ। तभी गाइज हमें एमसी के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे सेक्टर में रहकर वो मेरे डिसाइपल से ऐसी हरकतें कर रहा था। तभी एमसी कहता है मैं पहले आपको मास्टर कहता था, लेकिन अब मैं आपके सेक्टर तक निकल चुका हूँ, इसलिए मुझे आपको एंसेस्टर करना चाहिए। ये सुनकर एमसी का मास्टर कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? तभी एमसी पीछे पलटकर सेक्टर की तरफ देखता है और नीचे झुककर सेक्टर को ग्रीट करता हुआ कहता है मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तभी गाइड पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है एमसी से तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या मुझसे अपनी गलती की माफी मांग रहे हो? अगर माफी मांगनी है तो सही ढंग से मांगो मेरी तरफ झुककर, और अगर मैं तुम्हें पीट दूंगा फिर उसके बाद मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। लेकिन एमसी गाइज उठता हुआ कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो दोबारा? फिर गाइज यून शियू अपने बंदों को एमसी के ऊपर भेज देता है मारने के लिए, लेकिन एमसी उनके सारे के सारे अटैक को एक ही दम से डोज कर लेता है और अपने मन में सोचता है मैं सभी को देख सकता हूँ आराम से। और गाइज डोज करता हुआ एक ही बार में उन तीनों को ही धूल चटा देता है। वो तीनों आइट साइड पड़े थे, ये देखकर तो यून शियू भी चौंक जाता है। तभी एमसी यून शियू से कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो, चलो मेरी तरफ आओ। तभी जुन शिहू अपने बंदों की हालत देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर को जनरेट करता हुआ कहता है तुम कमीने, और एमसी पर अटैक करता हुआ कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने दिन को याद दिला दूंगा। तभी ओल्ड मैन उस यून शिहू को देखता हुआ कहता है उधर देखो, ऐसा लगता है कि इतने ड्रग्स लिया है। तो एमसी भी कहता है यस मास्टर। और जब यून शिहू एमसी पर अटैक करता है तो ऊपर से मास्टर एमसी से कहता है उसके हाथों पर ध्यान देना, और जैसे ही वो किसी भी चीज को पकड़े या तोड़े तुम उसे बस डोज करते जाना। और गाइज एमसी अपने हाथों से यून शिहू को डोज करते ही जा रहा था, तभी मास्टर कहता है एकदम ऐसे ही, और यून शिहू इसे देखकर चौंक जाता है। तभी एमसी यून शिहू के पैरों के आगे अपना पैर रखकर उसे गिरा देता है जैसे कि गाइज यून शिहू ने पैर रखा था। और यून शिहू जमीन में पड़ा हुआ यही सोचता है मैं इसे एक सिंगल स्ट्राइक भी नहीं लगा पाया, जबकि मैंने तो एलिक्जर लिया है। और एमसी यून शिहू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कहते हुई वुडांग सेक्टर में इतनी घटिया और बेकार मार्शल आर्ट यूज करने की। ये सुनकर तो यून शिहू गुस्से में कहता है तुम कमीने,
एरोगेंट बास्टर्ड और एमसी के ऊपर धूल को फेंक देता है, जिसके कारण तो एमसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी गाइस एक पत्थर को योनसियो के सर पर फेंकता है, जो कि एमसी के मास्टर का ही हेड था, गाइस, वो पत्थर वाला। और एमसी युनसियो की कॉलर पकड़कर उससे कहता है, ये रहे तुम, और इतना तेज मुक्का मारता है कि युनसियो जमीन पर ही बैठ जाता है। और जमीन पर बैठा कह कराती आवाज में कहता है, तुम इतने ताकतवर कब से बन गए? तो एमसी कहता है, अपने काम से काम रखो, अब कभी मुझसे दोबारा मत मिलना, वरना मैं तुम्हें पीटता ही रहूंगा। और एमसी वहां से चला जाता है। फिर युनसियो चिल्लाकर कहता है, ये मोंग चुंगुंग। और मास्टर आराम से हेवंस को देखता हुआ कहता है, ये कितना जरा सुंदर है। फिर एक एकदम से कहता है, बकवास। और एमसी से कहता है, ओ शाडोक्स मार्शल आर्ट फंक्शन, ये तुम्हें एनिमी भी मान सकते हैं, इसलिए रिफाइनिंग मार्शल आर्ट तुम्हें रिफाइन करेगी, उसे सीखना जरूर। तो एमसी भी कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ। तो फिर बाद में मास्टर भी कहता है, क्या रियली तुम जानते हो? फिर मास्टर उस चीज में इंटरेस्ट लेता हुआ कहता है, तुमने उस लड़के को नहीं मारा, वरना वो हेमंस तक भी नहीं जा पाता। वैसे मुझे जेड एम्परर ने बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तो अपना ध्यान रखना। तो एमसी भी कहता है, यस मास्टर। और एमसी का मास्टर खुशी खुशी जाता हुआ कहता है, मैं कितना ज्यादा यंग हूँ। और फिर बाद में एक और बंदा जो एमसी के मास्टर को देख रहा था, वो कहता है, जांग सेंगफेंग वहां पर क्या कर रहा है? और फिर गाइज हमें शांगयांग कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी अपने घर पर आ चुका था। ये थे गाइज एमसी के मोम डैड। फादर का नाम था येवोंग क्युंगयान और मदर का नाम था हांग सोंगही। और गाइज लिटिल ब्रदर का नाम था येवोंग चुंगवू। एमसी का फादर एमसी से कहता है, वेलकम बैक, कैसा लगा वहां पर? मुझे राहत मिली कि तुम स्वस्थ वापस आ गए। तो एमसी भी कहता है, मेरे पास कोई बहाने नहीं है फादर। तो उसका फादर कहता है, वुडांग सेक्ट में ही कोई कमी होगी, जब भी तुम वहां पर ठहर नहीं पाए। और पीछे से एमसी की मदर एमसी से कहती है, तुम्हारे फादर का तो बहुत ही बुरा हाल था तुम्हारे जाने के बाद, वो तो ढंग से सो भी नहीं पाए। एमसी के फादर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एमसी उन दोनों को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, ये दोनों मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। ये बाहर से सख्त दिखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तभी एमसी का फादर एमसी से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलकर आओ। तो एमसी भी कहता है, हाँ, और अपने ग्रैंडफादर के पास चला जाता है। और गाइस ये था एमसी का ग्रैंडफादर, जो एमसी से कहता है, वेलकम। इस बंदे का नाम था येओन जिगोंग, जिसने ही एमसी को मार्शल आर्ट के बारे में प्रेरित करा। वो एमसी से कहता है, तुम्हें इतना जल्दी तो नहीं लौट कर आना चाहिए था, क्या तुम निकाल दिए गए हो? तो एमसी भी कहता है, हाँ ऐसा ही है। तो वो कहता है, क्या इसमें तुम्हारी गलती थी? तो एमसी कहता है, नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो फिर वो कहता है, तब ठीक है, वैसे अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तो एमसी कहता है, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं तो बद घर पर रहने की सोच रहा हूँ। तो वो एमसी को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब तुमने मार्शल आर्ट में हार मान ली चुंगूंग। याद करो मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, अपने जीवन को कभी भी आरामदायक जिंदगी से मत जियो। तो एमसी भी कहता है, हाँ मुझे पता है आपने, और ये भी कहा था कि जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। आप चाहे तो मेरे हाथ में ब्रश की जगह स्वॉर्ड भी पकड़ा सकते हैं, है ना? तो वो भी कहता है, हाँ, परंतु तुमने आसानी से कैसे हार मान ली? तो एमसी कहता है, मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मेरा लक्ष्य मेरे दिमाग में है। ये सुनकर तो गाइज एमसी का ग्रैंडफादर स्माइल करने लगता है और एमसी से कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। और एमसी को जाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है, उसकी वो स्माइल और वो आंखें, वो मेरी तरफ सीधा सीधा देख रहा था, इसे ऐसे देखे कितने ज्यादा समय हो गया, सही में मेरा ग्रैंडसन बड़ा हो चुका है। और एमसी बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने सारे के सारे कामों को फिनिश कर दिया, इसलिए मैं ट्रेनिंग में आलस नहीं ले सकता। और एमसी को जब एक पत्थर दिखता है तो वो उस पत्थर पे बैठकर ही कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में सोचता है, कल्टीवेशन टेक्निक के कारण ही मैं अपने ग्रैंडपा से आराम से बात कर पाया, वरना पहले तो मैं नर्वस हो जाता था। तभी गाइड एमसी को किसी की आवाज आती है, वो कहता है, तुम सही में टैलेंटेड होगे, जब भी उसने तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान दिया है। तो एमसी कहता है, क्या मास्टर? तो एमसी को दोबारा आवाज आती है, लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक, जो कि बॉडी के फाउंडेशन को बिल्ड करती है, और तुम्हारी बॉडी ताओ वादी है, जो ताओ की पावर से बनी है, जिसमें टेक्निक तियानजू भी शामिल है। ये सुनकर तो गाइज एमसी कहता है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मास्टर? ऐसा लगता है कि आपको मुझे मिले बहुत ही ज्यादा समय हो गया, जब भी आप इतने अजीब तरह से बात कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है, ओहो तुम मुझे सुन सकते हो? और गाइज ये बंदा था बोधिधर्मा। तो एमसी खड़ा होता हुआ कहता है,
आप मजाक मत करिए मास्टर, जरूर आप बोर हो गए होंगे है ना। और गाइज मास्टर शब्द सुनकर तो बोधिधर्मा कुछ हो जाता है और कहता है ये शब्द सुने कितना ज्यादा समय हो गया। ये सुनकर तो गाइज एमसी अपने मन में सोचता है जरूर आप मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं है ना। तो बोधिधर्मा भी एमसी को घूरते हुए कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा मार्शल आर्ट तब ते पावरफुल। ये सुनकर तो गाइज एमसी खुश हो जाता है और कहता है क्या सही में आप मुझे सिखाओगे। तो बोधिधर्मा गाइज पूरी अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है और कहता है हाँ तुमने मुझे मास्टर कहा है तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। देखो मेरी मार्शल आर्ट, जब तक तुम इसे मास्टर नहीं कर लेते मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और गाइज बोधिधर्मा अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है यह अजीब लगेगा लेकिन ये तुम्हारी बॉडी के अंदर का मेथड है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई कठोर कोर तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टेब्लिश हो रहा है इस तरह से, जैसे कि धरती के अंदर धरती का फाउंडेशन पावरफुल फाउंडेशन होता है उसी तरह। ये सुनकर तो गाइज एमसी भी वही करना स्टार्ट कर देता है और गाइज एमसी कल्टीवेशन करता है तो बोधिधर्मा के कहे मुताबिक उसे भी वो कोर फील होता है और वो कहता है ये क्या है, मुझे ये तक फील हो रहा है कि मेरी बॉडी और मास। तो ऊपर से बोधिधर्मा एमसी से कहता है इसे कहते हैं अर्थ एसेंस, इस स्किल का नाम है अर्थ एसेंस टेक्निक। ये सुनकर तो एमसी कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरे शरीर के अंदर एक कोर बन रहा हो। तो ये सुनकर गाइस बोधिधर्मा चौंकता हुआ कहता है तुमने इस मार्शल आर्ट को समझ लिया, तुम सही में एक ट्रूली टैलेंटेड पर्सन हो, तभी तो जांग शेंगफेंग ने तुम्हारा इतना पावरफुल फाउंडेशन बनाया है। ये सुनकर तो गाइस जेम्स चौंक जाता है और कहता है क्या जांग शेंगफेंग। और तभी हमें एमसी के मास्टर को दिखाया जाता है गाइस जो गीत थकता हुआ आ रहा था और वो कहता है ब्रदर जेड एम्परर ने तो बहुत ही जरा काम करवाया। और खुश होकर कहता है अब मैं अपने डिसाइपल से मिलूंगा। और जब वो डिसाइपल के पास जाता है तो उसे बोधिधर्मा दिख जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और गाइज गुस्से में बोधिधर्मा से कहता है तुम मेरे डिसाइपल के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनकर दो गाइज एमसी कहता है ये तो मेरे मास्टर की आवाज है। और बड़े ही फनी अंदाज में एमसी का मास्टर बोधिधर्मा को हटा रहा था, वो बोधिधर्मा से कहता है ओल्ड मैन यहाँ तो जल्दी हटो। और गाइज धर्मा नाम सुन के तो एमसी चौंक जाता है और फिर एमसी धर्मा के बारे में बताता है ये नाम बौद्ध धर्म से लिया गया संस्कृत का नाम है। ये बौद्ध धर्मा एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने ही पूरे के पूरे बौद्धिस्ट को फाउंड करा और इन्होंने शाओलिंग मॉन्क का भी टेम्पल बनाया और उसे खोला। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। आप ये भी कर सकते हो कि इन्हें नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है जिन्होंने की माउंट में बुद्ध का सेक्ट बनाया। फिर गाइज एमसी का मास्टर एमसी पर गुस्सा करते हुए कहता है अब तुमने क्या सीखा। तो एमसी कहता है उसे कुछ कहते हैं अर्थ एसेंस टेक्निक। और गाइज ये सुनकर तो एमसी का मास्टर पूरी तरह से निराश हो जाता है और बोधिधर्मा पर चिल्लाता हुआ कहता है तुमने इतनी डिवाइन टेक्निक अर्थ के कोर वाली मेरे स्टूडेंट को सिखाई। तभी एमसी कहता है मुझे लगा कि मैंने कोई और मार्शल आर्ट सीखी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो दो अलग अलग चीजें मेरे अंदर स्थापित हो रही है। लेकिन अभी इसी वक्त वो मेथड मुझे अजीब तरह से महसूस हो रहा है जैसे मानो कि वुडांग और शाओलिंग दोनों के दोनों मेरे अंदर आ चुके हैं। यह बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइज एमसी का मास्टर कहता है तुम इसे परफॉर्म करो और सीखो। ये सुनकर तो एमसी कहता है क्या सच में। तो एमसी का मास्टर कहता है ये बहुत ही ज्यादा अननोइंग है लेकिन ये ओल्ड मैन धर्मा इसकी टेक्निक वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने भी अपनी लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक में इसकी कल्टीवेशन टेक्निक को शामिल करा है इसलिए इसे सीखने में तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखकर तो गाइज एमसी ऊपर देखता हुआ कहता है मास्टर जांग शेंगफेंग मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उनके स्वाभिमान में ठेस पहुंची है लेकिन मेरे लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को साइड में रख दिया और मुझे सिखाने की कोशिश करी। वो बस ये चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ हो। उन्होंने अपने स्वाभिमान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये कितने ज्यादा ग्रेट मास्टर है। और गाइज एमसी मास्टर जांग शेंगफेंग के बारे में सोचकर तो रोने ही लग जाता है। ये देखकर तो गाइज वो ओल्ड मैन कहता है तुम ये अचानक कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो। तभी मास्टर जांग शेंगफेंग उस बोधिधर्मा से कहता है मुझे थोड़ा सॉरी फील भी हो रहा है। तो एमसी कहता है मास्टर आप बोधिधर्मा से क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो बोधिधर्मा भी कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मसल्स है और मेरी मसल्स वाली टेक्निक है। ये सुनकर तो गाइज मास्टर चिल्लाता हुआ कहता है ऐसा नहीं है। तो एमसी चौंकता हुआ कहता है क्या
मसल आर्ट? आपने यही कहा कि आप ये सिखा रहे हो? तभी गाइज एमसी का मास्टर कहता है, हाँ पहले मैंने इस बंदे की टेक्निक में थे थोड़ी बहुत एलिमेंट चुरा के अपनी टेक्निक में मिला लिए थे ताकि मेरी टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल और स्टेबल बन सके, समझे? और गाइज तभी एमसी फनी सफेद बनाकर कहता है, ओ ऐसी बात है। तो ऊपर से वो ओल्ड मैन कहता है, तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया? तो एमसी कहता है, अरे अरे माफ करना माफ करना। लेकिन क्या सही में आप मसल वाली टेक्निक आर्ट है वो? तो वो ओल्ड मैन भी कहता है, हाँ और ये तुम्हारे सेकंड मास्टर हुए उस हिसाब से जैसे कि तुमने मेरी और इसकी टेक्निक सीखी है। तभी बोधिधर्मा एमसी से कहता है, हालांकि तुमने ये सीख तो ली पर इसे कभी भी पब्लिक में मत दिखाना क्योंकि शाओलिंग मोंक इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे और तुमसे पूछेंगे कि ये तुमने कहाँ से सीखी। और गाइज एमसी चीज को इमेजिन करता है और उन शाओलिंग मोंक से कहता है, अरे ये तो मुझे धर्मा मास्टर ने सिखाई है। तभी वो सारे के सारे एमसी को पीट देंगे और एमसी इस चीज को इमेजिन करने के बाद पूरी तरह से डर जाता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैंने ईमानदारी से कहा जब भी मैं तो मरूंगा, लेकिन इस चीज की किसे परवाह है क्योंकि मेरे दो सबसे पावरफुल मास्टर है जो हेवंस में रहते हैं, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। और गाइज एमसी मास्टर को ग्रीट करता हुआ कहता है, मेरा नाम है येन चुंगवोंग, मेरे दो मास्टर है ग्रीडिंग मास्टर। तभी वो ओल्ड मैन भी एमसी को ताना मारता हुआ कहता है, हाँ ऑफकोर्स तुम्हारे दो मास्टर है, पहले मैं कम था है ना? और गाइस ये सुनने के बाद तो एमसी का पोपट हो जाता है। फिर वो ओल्ड मैन एमसी से कहता है, कुछ भी हो अब तुमने ये मार्शल आर्ट सीख ली है इसलिए तुम अब बौद्धिज्म में भी आ चुके हो और ये बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट है, तो अब तुम किसी भी चीज को सीख सकते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और बोधि धर्मा भी कहता है, हाँ मेहनत करो बच्चे मेहनत करो, मैं भी तुम्हें पूरी मेहनत और लगन से सिखाऊंगा। गाइस ये सुनकर तो एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अब तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, अब चले पार्क में चलने का समय हो गया है। फिर गाइस हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज्यादा कठिन ट्रेनिंग कर रहा था और गाइस ये था अपना एमसी। एमसी को उस ओल्ड मैन की आवाज आती है, अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो नहीं तो तुम गिर जाओगे नीचे और क्रिपल हो जाओगे। ये सुनकर तो एमसी भी मेहनत करने लगता है और एमसी की हालत गाइज बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, पसीना पसीना आ रहा था। और एमसी अपने मन में कहता है, मैंने पार्क के बारे में जानने को कहा था लेकिन मैं जंगल में आ गया और यहाँ पर कठिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों मास्टर मुझे नर्क की सीढ़ियां चढ़वा रहे हैं। और गाइज एमसी फिर नीचे बैठता हुआ कहता है, हाँ अब थोड़ी राहत मिली। तभी मास्टर एमसी पर चिल्लाता हुआ कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, आप नेक्स्ट करो। लेकिन एमसी कहता है, हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। और एमसी उन दोनों पत्थरों को ऊपर उछालकर उन बम्बू स्टिक पर खड़ा हो जाता है और आर पार टेक्निक को यूज करने लगता है। गाइज उनके ऊपर चलने लगता है, उन्हें डोज करने लगता है और ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। फिर एमसी नीचे आता हुआ कहता है, लूसिड कल्टीवेशन टेक्निक ने तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती का कोर मेरे अंदर समाहित हो गया और मेरी बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। ऐसा लगता है जैसे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी बॉडी की रिकवरी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है। मास्टर का इस चीज के लिए धन्यवाद। फिर एमसी एक पेड़ के सायरे बैठता हुआ कहता है, मास्टर ने मुझे सब चीजें सिखाई जो मैं सीखना चाहता था, अब इतना काफी है वरना फिर मैं मर ही जाऊंगा। ये मेरा 100वीं बार है और इस कारण अब मैं हार नहीं सकता। मैं उन दो लोगों को जरूर गलत साबित करके रहूंगा। तभी गाइज वो दोनों के दोनों मास्टर एमसी से कहते हैं, ये आराम करने का समय नहीं है, चलो उठो। लेकिन एमसी कहता है रोता हुआ, यस मास्टर, और उठने लगता है। जब भी एमसी को किसी की भनक पड़ती है और वो जब साइड में देखता है तो एक बंदा एमसी की तरफ ही मास्क पहन कर आ रहा था। वो कहता है यही वो जगह है उस बंदे का ट्रेनिंग स्पॉट। और वो उस जगह को देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि गाइस एमसी ने वहां पर तबाही मचा रखी थी ट्रेनिंग करने की वजह से। और वो वहां पर देखता हुआ कहता है, तो ये उस कमीने का ट्रेनिंग प्लेस है। तभी एमसी उस बंदे के पीछे आता हुआ कहता है, तुम कौन हो? और वो बंदा जब पीछे मुड़कर अटैक करता है तो एमसी ऊपर कूदकर उसके अटैक को डोज कर लेता है और पीछे से तेजी से मारता है जिसके कारण तो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर वो एमसी के बाद उठकर खड़ा होता है और कहता है, बहुत ही ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले हुए, तुम पहले कितने छोटे थे और अब कितने बड़े हो चुके हो, ये वोंग चुंगवुंग। और गाजी कोई एमसी का ही मिलने वाला था। तभी उस बंदे से एमसी कहता है, तुम बिग मी हो? और उसके बारे में बताता है, ये है मेरा दोस्त बिग क्लेन की स्कॉट एजेंसी का एक लौता वारिस। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये भी एक जीनियस पर्सन है। फिर वो बिग मिहो फाइटिंग स्टाइल में आता हुआ कहता है, मैं तुम्हें आते ही ग्रीट करता लेकिन तुमने उसे अवॉइड कर दिया, अब फाइट करते हैं। तभी एमसी बताता है, इसे लड़ाई के लिए क्रेजी पर्सन भी माना जाता है
और वो बंदा बीक मिहो एमसी से कहता है, चलो देखते हैं तुम कब तक डोज करोगे। एमसी भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो एमसी पर अटैक कर देता है एक ब्लॉसम हैंड स्ट्राइक नाम की टेक्निक से, जिसे कि एमसी लगातार डोज करे जा रहा था। और एमसी अपने मन में सोचता है, ब्लॉसम हैंड स्ट्राइक नाम की टेक्निक पाल्म ब्लॉसम हैंड स्ट्राइक नाम की टेक्निक से इम्प्रूवमेंट होकर बनी है। ये हाथों का मूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन एक ऐसा प्लेस भी है जो मुझे दिख रहा है, वो कभी भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, और वो है एल्बो। और गाइज एमसी बीक मिहो की एल्बो को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर उसे नीचे पटक देता है। तभी बेक मिहो एमसी की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। एमसी बेक मिहो की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, बहुत ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले। तभी वो दोनों जंगल से बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में बेक मिहो एमसी से कहता है, अगर तुम वापस लौट कर आ गए तो तुम्हें सबसे पहले अपने बड़े भाई से मिलना चाहिए था। तो एमसी कहता है, तुम तो एक जीनियस हो और मेरे जैसा कचरा जिसे कि बेशर्मी से सेक्ट से निकाल दिया गया, मैं भला तुमसे कैसे मिलता। लेकिन बेक मिहो कहता है, ईमानदारी से कहो तो तुम इनक्रेडिबली बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो। ये सुनकर एमसी कहता है, रियली। फिर बेक मिहो एमसी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, क्या इसे निकाल दिया इतने ताकतवर पर्सन को। वुडांग सेक्ट अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वहां पर जाना स्किल्स की बर्बादी है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे एक आइडिया आ गया, और वहां से चला जाता है। एमसी उससे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है, बाद में मिलेंगे। तभी एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, मुझे इसे देखकर कुछ बुरा फील हो रहा है। तभी गाइज कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीक मिहो एमसी के साथ बाहर टहल रहा था। वो उससे कहता है, तुम घर के अंदर ही रहते हो, चलो बाहर चलो, बाहर का एक्सपीरियंस भी गेन करो। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या बाहर का एक्सपीरियंस। और एमसी का मास्टर कहता है, हाँ तुम्हें इसकी ज़रूरत तो है। और सेकंड मास्टर भी कहता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। तभी एमसी कहता है, चलो साथ में चले। तो बीक मिहो भी कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर वो बैकलेन की स्कॉट एजेंसी में आ जाते हैं, जहाँ पर एमसी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, शांगयांग कंट्री की सबसे पावरफुल एजेंसी है ये बैकलेन की स्कॉट एजेंसी। और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट भी इससे पंगा नहीं लेते, परंतु इसका काम बस यही है कि ये व्यापारिक स्थलों का ध्यान रखे और व्यापार के सामान को प्रोटेक्ट करे। रिजल्ट के तौर पर ये आप ये भी मान सकते हो कि व्यापार करना मुरीम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए यहाँ की एजेंसियाँ व्यापारिक सामान का ध्यान रखती है। फिर एमसी उस जगह को देखता हुआ कहता है, ये प्लेस अभी भी कितना साफ सुथरा है। तो बिग मिहो कहता है, तुम नहीं जानते, हमें बार बार साफ सफाई करनी पड़ती है। और उन दोनों की ये बातें सुनकर फर्स्ट मास्टर गुस्सा होता हुआ कहता है, क्लीनिंग की आवश्यकता, ये बहुत ही बेकार काम है। और सेकंड मास्टर धर्मा भी कहता है, हाँ ये कभी भी खत्म नहीं होता। एमसी उन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है, आप दोनों अर्थ पे थोड़ी ना रहते हो, आप तो पैराडाइज में रहते हो ना मास्टर। और अपने मन में ही बातें करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर बेक मुहो एमसी से कहता है, तुम किससे बातें कर रहे हो। तो एमसी कहता है, मैं अकेला ट्रेनिंग करता हूँ ना, इसलिए मुझे अपने आप से बातें करने की आदत हो गई है। तो बेक मिहो एमसी की तरफ देखता हुआ कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर गाइज एक खूबसूरत लेडी आने लगती है, जिसे देखकर तो आइडल साइड के बंदे भी शर्मा जाते हैं। और वो एमसी से कहती है, तुम यहाँ आ गए हो ना चुंग हुएंगा। और गाइज वो लेडी बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही थी, जिसका नाम था बीक शियोलहुंग, बेक क्लेन की एल्डेस्ट डॉटर। जिसे देखकर तो गाइस एमसी बेक मुंहो का मुंह बंद करवाता हुआ कहता है, बिग सिस्टर मिले आपसे बहुत ही ज्यादा समय हो गया। तो वो कहती है, तुम पहले से कितने बड़े हो गए हो। तो एमसी भी कहता है, हाँ आप ही। तभी वो कहती है, मैं। और उसी समय गाइज वो बेक में हो उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है, इसे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, तुम नहीं जानते। और गाइज ये सुनकर तो वो जोर से बेक मुहो को मुक्का मारती हुई कहती है, तुम्हें मजाक करना बंद करो मुहो। गाइज ये दोनों भाई बहन है। और वो एमसी से कहती है, फिर मिलेंगे। तो एमसी भी कहता है, ओके ठीक है। फिर वो बेक मुहो की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम ठीक हो। तभी गाइज वहां पर एक बंदा आता हुआ कहता है, चुंग वुंग तुम ही हो ना, तुम्हें तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो गया। और गाइज ये बंदा था बेक क्लैन का लीडर, जिसकी ये पूरी की पूरी स्कॉट एजेंसी है, बिग जिंगशोंग। और वो बंदा एमसी की पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा अरसा हो गया तुम्हें देखे, अब देखो तो सही तुम
कितने बड़े हो चुके हो। मैंने सुना कि मोह तुम्हारे साथ जाना चाहता है, लेकिन अब मैंने तुम्हें देख लिया है तो अब मुझे राहत मिल गई है। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या मैंने कहा उसके साथ जाने को? और वो मोह की तरफ गुस्सा करता हुआ कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल करा है। तभी वो स्क्योर्ट एजेंसी के बंदों की तरफ देखता है तो वो सारे के सारे एमसी को घूर रहे थे। एमसी उन्हें देखता हुआ अपने मन में सोचता है, शायद ऐसा लगता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैं अपने कनेक्शन द्वारा इस स्कॉट एजेंसी में ज्वाइन हुआ हूँ। तभी स्कॉट एजेंसी का लीडर एमसी के ऊपर हाथ रखता हुआ कहता है, यह मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर तुम्हें इस पर शक है तो तुम भी इसे ट्राई कर सकते हो फाइट करके। तो एमसी भी कहता है, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तो कोई भी मुझसे फाइट कर सकता है, ऑफ कोर्स कोई भी। ये सुनकर दो गाइस उन्हीं के बीच एक बंदा जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो अपने मन में सोचता है, मैं इसे पसंद नहीं करता। मैंने स्कॉट एजेंसी में आने के लिए कितनी ज्यादा फाइट करी थी और कितनी मेहनत करी थी, लेकिन ये बाहर से आराम से आ गया। पहले तो ये यहाँ था भी नहीं, ये कमीना अपने कनेक्शंस के कारण यहाँ पर आया है। तभी बैक लेन का लीडर दोबारा कहता है, कौन फाइट को स्टार्ट करना चाहता है? जब भी वही बंदा आता हुआ कहता है, लीडर मैं सबसे पहले फाइट करूंगा। और वो अपने मन में सोचता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था वो था इस बास्टर्ड का यंग मिस के साथ बात करना। ये अभी ही यंग मिस को पाना चाहता है। और वो एमसी के पास आकर गुस्से में कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें वुडांग सेक्ट से निकाल दिया गया है। तो एमसी भी कहता है, हाँ तो तुम्हें क्या मतलब? तो वो गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक करता हुआ कहता है, तुम कुत्ते के पिल्ले। और जोर से अटैक करता है जिसे कि एमसी डोज करता हुआ अपने मन में सोचता है, इसके अटैक में तो फीलिंग से भरी हुई थी, जैसे मानो ये मुझे मारना चाहता हो। अगर सही बात बताऊं तो ये बिग मुंह से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन यह मुझे सीरियसली मारना चाहता है। और वो बंदा भी कहता है, तुम कब तक इसे ब्लॉक करते रहोगे? और एमसी अपने मन में सोचता है, अगर मुझे इससे नाराजगी होती तो मैं बेशक इसे मारता, लेकिन मुझे इससे कोई भी नाराजगी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता मैं कितने फोर्स का यूज करूं। और उन दोनों की फाइट देखता हुआ बैक लेन का लीडर अपने मन में सोचता है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास अच्छा शरीर हो, तुम्हें फाइट करना भी आना चाहिए बिना डरे, वरना तुम किसी को भी नुकसान या चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत ही ज्यादा विचार चल रहे हैं, इसलिए तुम मारने से पहले हेजिटेट कर रहे हो। तभी गाइस एमसी पीछे हट जाता है और वो सामने वाला अपोनेंट एमसी से कहता है, अब ये खत्म हुआ। तभी राइट साइड का बंदे एमसी को देखते हुए कहते हैं, जैसा कि मुझे लगा था, वो एक नंबर का कचरा है। तो दूसरा वाला बंदा भी कहता है, हाँ ये बात अपने पावरफुल कनेक्शन की वजह से ज्वाइन हुआ है। तभी बिग मिहो एमसी को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, क्या उसके साथ कुछ गलत है? और एमसी अपने मन में सोचता है, क्या मुझे इसे मारना चाहिए? तभी गाइस ऊपर से एमसी का मास्टर गुस्से में कहता है, तुम इसे क्यों नहीं मार रहे जबकि तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो? तुम उस पे ज्यादा दया मत दिखाओ और उसे मारो। और गाइज सेकंड मास्टर कहता है, कल्टीवेशन बहुत अच्छी बात है और तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा क्लियर है बच्चे, इसलिए तुम आराम से अटैक करो, अपने माइंड को स्थिर रखा। तो एमसी भी अपने मन में सोचता है, ये दोनों के दोनों मास्टर सही कर रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना, बस अपने माइंड को शांत रखना है, क्योंकि ये सारे के सारे मुझे पसंद नहीं करते। तो अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे अपने आप को साबित करना होगा। वो बंदा जब एमसी पर अटैक करता है तो एमसी उसे पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है, अब मैं अपने मास्टर का नाम बर्बाद नहीं होने दूंगा। और बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था गाइज एमसी उसके अटैक को रोकता हुआ। और गाइज एमसी दोबारा उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे ऊपर की ओर फेंक देता है। नीचे गिरने के बाद तो गाइज वो बंदा बेहोश ही हो चुका था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और बैक लेन का लीडर भी कुछ भी नहीं समझ पाता कि एमसी ने अभी क्या करा। और बैक मुंह तो ये देखकर स्माइल कर रहा था जब भी एमसी वहां खड़ा हुआ और बंदों को देखता है बहुत ही ज्यादा सीरियस वे में। फिर उन सभी बंदों से एमसी कहता है, तुम वहां पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, चलो मेरी तरफ आओ। और वो सारे के सारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एमसी उन्हें देखता हुआ कहता है, मैं उनकी स्ट्रेंथ को देख सकता हूँ और उसे ट्रांसफॉर्म करके उन्हीं के ऊपर यूज करूंगा और उन्हें फेंक दूंगा। और गाइज एमसी ऐसे ही करके एक और बंदे को फेंक देता है। तभी दो और बंदे एमसी की तरफ फाइट करने के लिए आते हैं, तो एमसी उन दोनों को भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीछे की ओर फेंक देता है। ये देखकर तो गाइज वहां पर खड़े सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और एमसी का मास्टर अपने मन में सोचता है, ये सही में एक अच्छा माइंडसेट है। और बोधि धर्मा भी कहता है, हाँ अमिताभा। तभी गाइज वहां पर एक बंदा आता हुआ सोचता है,
मुझे लगा ही था बेक मुहो किसी और को अपने साथ एस्कॉर्ट एजेंसी में नहीं ले जाता, फिर इसे क्यों ले जा रहा है अब मुझे समझ में आया। और वो लीडर से कहता है ये वही चुंगमुंग है ना जो पहले बहुत ही ज्यादा छोटा था, जिसे तुम स्नैक्स दिया करते थे, अब ये कितना बड़ा हो गया। तभी गाइज वो लीडर एमसी को देखता हुआ अपने मन में सोचता है मैं कुछ देख सकता हूँ, कुछ अजीब और अनफेमिलियर जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम इसे देख सकते हो? तो वो बंदा भी कहता है क्या मार्शल आर्ट? तो वो चिल्लाते हुए लीडर कहता है नहीं मार्शल आर्ट नहीं बेवकूफ, मैं चुंगमुंग की बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा कहता है चुंगमुंग, हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो गया है और अब स्कॉट एजेंसी में वो एक अच्छा फाइटर बनेगा जिससे कि और भी लोग रिलेट कर पाएंगे। ये सुनकर बैक क्लेन का लीडर भी कहता है हाँ मेरा भी यही मानना है। और वो सभी बंदों से कहता है अभी भी कोई चुंगमुंग के साथ फाइट करना चाहता है? तो सारे के सारे लोग ही चुप हो जाते हैं क्योंकि गाइज उन्होंने एमसी की स्ट्रेंथ देख ली थी। फिर बाद में बैक क्लेन का लीडर चिल्लाते हुए कहता है मेरी तरफ देखो सारे के सारे, अब हमारे नए मिशन में चुंगमुंग भी हमारे साथ शामिल होगा। तभी गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है बैक क्लेन के घर में जहां पर एमसी शांति से उन तीनों के साथ टेबल पे बैठा था। बैक क्लेन का लीडर एमसी से कहता है चुंगमुंग तुमने कहाँ से मार्शल आर्ट सीखी? तो वो कहता है "हम्म, तभी गाइज एमसी का मास्टर कहता है मेरा नाम लो मेरा नाम, ये कहो कि मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुनकर तो गाइज एमसी अपने मन में सोचता है अगर मैंने आपका नाम लिया तो सही में ये मुझे पागल समझेंगे। तभी गाइज वो दोबारा एमसी से कहता है जरूर जो पर्सन तुम्हारा मास्टर है उसने अपने नाम लेने से मना करा होगा ना, है ना? तो एमसी अपने मन में सोचता है नहीं नहीं इसका विपरीत ही है। तभी बैक क्लेन का लीडर दोबारा कहता है तुम्हारा मार्शल आर्ट एकदम अलग है वुडांग सेक्ट के मार्शल आर्ट से, और अब मैं ये बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ और मैं तुमसे पूछता भी सही, पर अब मैं एक एडल्ट बन गया इसलिए मैं नहीं पूछ सकता। जब भी गाइस वो ये सुनकर कहता है फादर आप क्या कर रहे हैं? और जब भी बैक क्लेन का लीडर मुंह बंद कराता हुआ कहता है तुम क्या कर रहे हो बच्चे? और गाइस ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। फिर वो कहता है मैंने सुना कि तुम्हें वुडांग सेक्ट से निकाल दिया गया है, हालांकि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के कनेक्शंस की वजह से वहां पर एडमिशन मिला था, लेकिन वहां का जो आउटर सेक्ट का वो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो एमसी भी कहता है क्या आप उसके बारे में जानते हो? तो वो बताता है हाँ वो एक नंबर का कमीना है जो कि लोगों को उनकी औकात के हिसाब से जज करता है और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से। और फिर वो खड़ा होकर एमसी के सर पर हाथ रखता है और कहता है तुम अपना नाम बहुत ही ऊंचा बनाओ ताकि उस कमीने को तुमसे जलन होए। फिर गाइज हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर एमसी अपने परिवार वालों से कहता है इतने जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया है। तो एमसी का ग्रैंडफादर भी कहता है तुम इतने जवान हो गए हो इसलिए तुम्हें हर चीज की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तभी एमसी उन्हें बता देता है कि मुझे बाहर जाना है स्कॉट एजेंसी में। तो एमसी का फादर कहता है संभल कर जाना, और एमसी की मदर कहती है अभी तो तुम आई ही थे और अभी तुम जाना चाहते हो। तभी गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है बैक मुहो के साथ एमसी था। एमसी के गाइज कपड़े भी बदल चुके थे। एमसी जब भी एक घर के ऊपर देखता हुआ अपने मन में सोचता है वहां कोई तो था, और पीछे से बेक मुंह एमसी से कहता है तुम वहां पर क्या कर रहे हो? वो किसी और का डिपार्टमेंट है। तभी एमसी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर मैंने किसी को तो देखा था वहां पर। तभी गाइज वहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके व्हाइट बाल थे और धीरे धीरे व्हाइट से ब्लैक बाल भी हो जाते हैं। वो नीचे की तरफ ही देख रही थी। फिर हमें उस स्कॉट एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ का माल एमसी ट्रांसफर करवा रहा था। एमसी कहता है मुझे इस स्कॉट एजेंसी के मिशन के बारे में बताओ। तो बेक मिहो बताता है ये रिक्वेस्ट आई है जोक इंगोल की वजह से, वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, तुम क्या उसके बारे में जानते हो? तो एमसी भी बताता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक जोग इंगोल, उन्हें आमतौर पर सर जोंग के नाम से जाना जाता है। वे स्थानीय क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है और वो मेरे ग्रैंडफादर की तरह ही गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, गाइड सरकारी नौकरी। और हुबेई में भी उनके बहुत ही ज्यादा अच्छे कनेक्शंस है। और जो बात उन्हें मेरे दादाजी से अलग बनाती है वह ये है कि वो एक गणनात्मक व्यक्ति है। गाइज गणनात्मक मानो जैसे आपने अपने दोस्त को एक चीज खिलाई तो वो भी आपको एक चीज खिलाएगा वरना आप उसे गिन लोगे। और वो बंदा ऐसा है कि दोस्ती भी खत्म हो जाती है जब उसे कोई भी लाभ नहीं मिलता जिसका वह फायदा उठा सके। वो बस पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और जिन लोगों ने भी उसकी ट्रेडिंग
कंपनी को आगे बढ़ाया। उसने उन सभी के पीठ पर छुरा घोंप दिया और सारी के सारी पावर अपने हाथ में ले ली। ये जोंग इंगोल एक बेकार आदमी है जिसे कोई पसंद नहीं करता। आप ये भी समझ सकते हो कि ये मेरे ग्रैंडफादर की एकदम विपरीत पर्सनालिटी का पर्सन है। तभी बेक म्यूहो एमसी से कहता है, अभी थोड़ी देर बाद हम म्यूग वुंग स्कॉट एजेंसी को ज्वाइन करेंगे, फिर डिलीवरी करने के बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, यह वह हिस्सा है जो मुझे समझ में नहीं आता। क्या स्कॉट एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना आम बात है? दो स्कॉट एजेंसियों को जुड़ाने का मतलब है कि आप सिर्फ एक पर भरोसा नहीं कर सकते। एक स्कॉट एजेंसी के रूप में क्या यह आपके प्राइड को ठेस नहीं पहुंचाता? तभी बेक म्यूहो कहता है, सच है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। ईमानदारी से कहूँ तो अगर इस तरह का अनुरोध हमारे पास आया होता तो हम उसे तुरंत मना कर देते। हालांकि हम अतीत में म्यूंग वुंग स्कॉट एजेंसी के ऋणी थे। तो एमसी पूछता है, तो क्या हम ये सब उसके लिए कर रहे हैं? तो वो कहता है, पिछले ऋण का भुगतान करने के लिए अनुरोध को पूरा करने वाली इकाई माइलिंग वुंग स्कॉट एजेंसी है। तो एमसी भी कहता है, यह तो अच्छी बात है। तभी बेक म्यूहो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम्हें क्या एक बात पता है? इस सारा का सारा सामान फेक है। ये तो हम एक ट्रिक खेल रहे हैं। फिर बेक म्यूहो इस ट्रिक के बारे में बताता है कि ये क्यों खेली जा रही है। तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ा ली कि उन्होंने कई स्थानों को खतरनाक स्थलों में बदल दिया। उनमें से वह स्थान जिससे जनसिंग ट्रेडिंग कंपनी सबसे ज्यादा अधिक चिंता में थी वह था वोंगवू सेक्टर। जैसे जैसे जक्सन ट्रेडिंग कंपनी बढ़ी, उसने वोंगवू संप्रदाय के कई हितों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। गाइज रोक लगा ना। लेकिन जोंग इंगोल के पास इतने अच्छे संबंध है कि वे कुछ नहीं कर सकता उनके प्रति। खैर, कार्मिक मंत्रालय के नवनियुक्त अधिकारियों के कारण यह थोड़ा हिल चुका है। यह सुनकर एमसी भी कहता है, हुबे के ऑफिशियल मिनिस्टर से नया अधिकारी कौन है? लेकिन कुछ भी कहो, जो व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देता है जोंग इंगोल, और निश्चित रूप से इन हुबेई के अधिकारियों के साथ भी संबंध बनाना चाहेगा। तभी गाइज एमसी अचानक कहता है, क्या ये जोंग इंगोल उन्हें रिश्वत दे सकता है? तो बेक म्यूहो भी कहता है, निश्चित रूप से कहूँ तो हाँ, ये रिश्वत ही है। ये सुनकर एमसी उस जोंग इंगोल के बारे में अपने मन में सोचता है। जबकि दो स्कॉट एजेंसियां ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ रही है, असली चीज कहीं और ही भेजी जा रही है। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर गाइज अचानक एमसी बेक म्यूहो को पीछे ही रोक लेता है और बेक क्लैन का लीडर भी सभी को रुकने के लिए कह देता है। तभी वो सारे के सारे चौकन्ने हो जाते हैं। एजेंसी के लोग तो कहते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी एमसी अपनी टेक्निक को यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि किसी का तो किलिंग इंटेंट है यहाँ पर। और फिर गाइस हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उसकी लाल लाल आंखें। और हमारे यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।